बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बल्कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन 10th क्लास फिज़िक्स, इसकी कौन कौन सी चीज़ें इस चैनल पर फजल एकेडमी पर अपलोड हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे होते हैं, हालांकि वो चीज़ें अपलोड होती हैं ऑलरेडी। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं, और 15 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएंगे। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 के अपलोड हो चुके हुए हैं, और 14 के ये अभी मैं ही आपके सामने ये वीडियो बनाने लगा हूँ, ये जो है ना अपलोड हो जाएंगे फिर। और इसके बाद एमसीक्यूज़ की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 10 के जस्ट अभी तक जो है वो अपलोड हुए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बाकी चीज़ें भी, वो एमसीक्यूज़ वगैरह भी अपलोड मैं करूँगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊँगा। एक एक चीज़ अपलोड की जाएगी। मेरे पास एक टारगेट है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे अपलोड करनी है, कब अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह एक पूरा प्लान है जिसके साथ मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप बस तैयारी करते जाएं, चीज़ें जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इनको प्रिपेयर करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या करंट फ्लो कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर। तो बच्चों, पहले आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करंट होता क्या है और करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो फिर आपको ये बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहले तो मैं आपको टू द पॉइंट आंसर बता दूं कि नो, करंट कैन नॉट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको एक टैंक नज़र आ रहा है जिसका नाम है जी टैंक ए, और दूसरे को हमने बी कह दिया है। ठीक है, और इन दोनों में आपको ये पानी नज़र आ रहा है। मुझे बताएं कि क्या पानी किस टैंक से किस टैंक की तरफ जाएगा। क्या पानी टैंक ए से टैंक बी की तरफ फ्लो करेगा या बी से ए फ्लो करेगा? यकीनन आपका आंसर होगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक डिफरेंस होगा तो तब पानी फ्लो करेगा, जहाँ पर डिफरेंस है ही नहीं दोनों में, दोनों सेम लेवल पर हैं, तो पानी इसमें फ्लो नहीं करेगा। अब इसी तरह आप दूसरी डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आप देखते ही फ़ौरन कह देंगे कि पानी जो है वो टैंक ए से टैंक बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ पानी का लेवल हायर है और दूसरी तरफ लोअर है। पानी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह अब करंट कैसे होता है? करंट होता है जी चार्जेस के फ्लो से। तो पानी की जगह आप चार्जेस समझ लें। तो बच्चों, चार्जेस भी तब फ्लो करते हैं जब वो हायर लेवल पर हों, और वो हायर से लोअर लेवल पर जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो, यानी कि एक तरफ पोटेंशियल हायर हो और एक तरफ लोअर हो, तब चार्जेस क्या करेंगे, वो हायर से लोअर की तरफ आएंगे। तो हम कहते हैं जी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस के फ्लो करने से ही करंट आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप यूं कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा नो, करंट कैन नॉट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आएँ तो चार्जेस, अब क्योंकि करंट चार्जेस की वजह से होता है, चार्जेस के फ्लो की वजह से। अब चार्जेस फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स, चार्जेस दो पॉइंट्स के दरमियान फ्लो करते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक पॉइंट हायर लेवल पर होगा और एक लोअर पर होगा, तो फिर चार्जेस फ्लो करेंगे। मीन चार्जेस हैव टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इफ़ देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम लेवल पर हैं या है ही नहीं, देर इज़ नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस मूव नहीं करेंगे। अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो फिर करंट भी नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट, सर्किट में करंट भी नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं देयर फॉर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस
करंट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इन द सर्किट, करंट जो है वो सर्किट में नहीं आ सकता। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड हैव द सेम रेजिस्टेंस विच हैज़ अ लार्जर डायमीटर एंड वाई। देखें हमारे पास दो वायर्स है, एक एल्युमिनियम की है और एक कॉपर वायर्स है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है जी, सेम है। ठीक हो गया। अब लेंथ सेम होने की वजह से उनमें रेजिस्टेंस भी सेम होगी। कैसे, आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें। देखें मैंने ये कहा, पहले तो मैं आपको टू दी पॉइंट इसका आंसर बता देता हूँ कि फॉर द सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, ये तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, एल्युमिनियम विल हैव लार्जर डायमीटर, एल्युमिनियम का डायमीटर ज़्यादा होगा, बिकॉज एल्युमिनियम हैज़ ग्रेटर रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू कॉपर। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया ही नहीं है, तो समझ कैसे आएगी। अब देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज वी नो दैट, आप पहले ये देखें, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, या इसका क्या फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें रो, जो पी की तरह आपको नज़र आ रहा है, इसको रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये रो, और एल ओवर ए, ये एक आपने फार्मूला स्टडी किया। अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई, बाकी नहीं समझ आया, लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें रेजिस्टेंस का और लेंथ का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर बाकी चीज़ों को हम एज अ कांस्टेंट उस रेजिस्टिविटी को करें, तो रेजिस्टेंस का और लेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इट्स मीन अगर जितनी लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। अब आप ज़रा क्वेश्चन की तरफ देखें कि जो दो हमारे पास वायर्स हैं, एक एल्युमिनियम की है और एक कॉपर की है, दोनों की वो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ सेम है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इट्स मीन रेजिस्टेंस भी सेम होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लेंथ सेम तो रेजिस्टेंस भी सेम, ठीक है। अब आप यूँ माइंड में ले आए कि हमारे पास जो दो वायर्स हैं, ठीक है, आप सपोज कर लें दो वायर्स हैं हमारे पास, एक कॉपर की है एक एल्युमिनियम की है, दोनों की लेंथ सेम है, और दोनों के अंदर जो हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस भी बिल्कुल हमने सेम की है दोनों के अंदर। लेकिन अब सपोज करें दोनों वायर्स में से 10 चार्जेस ने मूव करना है, कितने, 10 चार्जेस ने मूव करना है। अब लेट्स सपोज 10 चार्जेस मूव करके जा रहे हैं जी कॉपर वायर में से, ठीक है, गुजर गए। अब वही 10 चार्जेस जब एल्युमिनियम का वायर से गुजरते हैं तो वो नहीं गुजर सकते, हालांकि तो हमने लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, रिकॉर्ड तो दोनों की सेम है, फिर यहाँ से क्यों नहीं वो गुजर रहे। तो रीज़न ये है कि एल्युमिनियम जो है वो बजाते खुद भी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। एक तो हमने रेजिस्टेंस जो दोनों के अंदर सेम रखी हुई है, एक एल्युमिनियम की अपनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि एल्युमिनियम बजाते खुद भी जो है वो रुकावट पैदा करेगा। तो इस वजह से 10 चार्जेस नहीं गुजर सकेंगे, जबकि हमने तो कहा था कि दोनों की रेजिस्टेंस इतनी सेम रख दें ताकि चार्जेस दोनों में से एक जैसे मूव हों। तो पता चला कि जी नहीं, रेजिस्टेंस एल्युमिनियम ने जो है वो मज़ीद रेजिस्टेंस या रुकावट खड़ी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि हमने आगे सपोज करें रिपोर्ट देनी है कि जी नहीं 10 बंदे दोनों में से गुजरने हैं, तो अब हालांकि रेजिस्टेंस तो इसी वजह से सेम रखी गई थी, लेंथ भी दोनों की सेम। फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो एल्युमिनियम वाली वायर है हम उसका ना थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा कर देंगे, मतलब कि एरिया ज़्यादा कर देंगे, थोड़ा सा उसे ना बड़ा बना देंगे ताकि ना उसमें से इजीली 10 बंदे गुजर जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एरिया जब ज़्यादा करेंगे तो एरिया ज़्यादा करने से मुराद यही हो रही है कि हम उसका डायमीटर ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एल्युमिनियम का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर। इसकी रीज़न क्या हुई, क्योंकि एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ये तो मैंने आपको एक इन जनरल कंसेप्ट बता दिया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, फिर आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। देखें मैंने ये कहा कि सिंस एल्युमिनियम हैज़ ग्रेटर रेजिस्टिविटी एज़ कम्पेयर टू कॉपर, यानी कि कॉपर में से इजीली जो है उसकी रेजिस्टेंस कम है और एल्युमिनियम की ज़्यादा है। अब हमने क्या करना है, टू मेक देयर रेजिस्टेंस इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों की सेम उनमें होनी चाहिए, यानी कि वो 10 चार्जेस पास हो सकें सपोज करें, टू मेक देयर रेजिस्टेंस इक्वल फॉर सेम लेंथ। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है
कि उस जो क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब हमें हमारे पास एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एक तो हमने जो रखी थी दोनों में, हमने तो ये एक्सपोज किया था कि दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं, तो बाद में पता चला जी कि एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस अपनी भी है, तो इस वजह से एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हम जो है ना उसका क्या करते हैं, फिर हम उसकी रेजिस्टेंस को मज़ीद कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ एल्युमिनियम विल बी टेकन लार्जर, तो उसका थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कर देंगे, उसमें जगह थोड़ी ज़्यादा कर देंगे ताकि वो इजीली चार्जेस जो है वो मूव कर सके और ऐसे ही फील हो कि जी दोनों में जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ज़्यादा करना पड़ेगा। अब एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। अब देखें a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई को मैंने इसी तरह लिख दिया, आर की जगह मैंने d/2 कर दिया, क्योंकि जो डायमीटर होता है ना, आपको पता है डायमीटर जो है वो एक सर्कल में मिड में से जो लाइन पास हो रही होती है, एक्चुअली देखा जाए तो डायमीटर जो है अगर उसको हाफ किया जाए तो वो रेडियस बन जाता है। इस वजह से हम डायमीटर को हाफ करें ताकि वो रेडियस के इक्वल आ जाए, फिर आर इक्वल हो जाएगा d/2 के, तो एक ही बात है। अब पाई को इसी तरह लिखें, डी का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से हम देखना चाहें एरिया का और डायमीटर का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, तो एरिया का और डायमीटर का डायरेक्ट रिलेशन है। हमने ये कहा कि हम एल्युमिनियम का एरिया ज़्यादा करेंगे, अगर एल्युमिनियम का एरिया ज़्यादा करेंगे तो इट्स मीन डायमीटर भी ज़्यादा होगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हम क्योंकि एल्युमिनियम का एरिया ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका मतलब है उसका डायमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम विल बी लार्जर एज़ कंपेयर टू कॉपर। तो ये इसकी रीज़न थी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा इसको रेफरेंस के थ्रू आप इसका आंसर बताएंगे कि कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आई हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह मैं आपको अगेन इसको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस क्या होगी, दो हमारे पास सर्किट हैं, एक ओपन स्विच सर्किट है और एक क्लोज स्विच सर्किट है, ठीक है। अब दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो पहले तो मैं आपको एक टू द पॉइंट इसका आंसर कर देता हूँ कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच ऑफ अ सर्किट इज इन्फिनिटी एंड अक्रॉस क्लोज स्विच ऑफ अ सर्किट इज ज़ीरो। यानी कि जो ओपन है, जो सर्किट ओपन है उसकी हम रेजिस्टिविटी क्या या रेजिस्टेंस क्या कंसिडर कर रहे हैं, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और जो क्लोज वाला है उसकी रेजिस्टेंस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं जी, ज़ीरो। अब इसकी रीज़न क्या है, ये तो चले हमने उसका आंसर तो कर दिया टू दी पॉइंट। अब यहाँ से अगर वो लास्ट पे लिख दे वाई, क्यों, ऐसे लोज बेस इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपसे कहेगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ सर्किट एंड वाई, एक्सप्लेन हाउ। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब एक्सप्लेन भी करते हैं इसको, रीज़न क्या है, क्यों हम ओपन जो है वो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस को हम क्यों जो है वो इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। देखें, व्हेन द स्विच ऑफ अ सर्किट इज़ ओपन, अब सपोज कर लें वो ओपन है, ओपन से मुराद ये है कि देर इज़ नो पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर वो रास्ता ओपन है यानी कि वो उसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो चार्जेस मूव नहीं कर सकेंगे। लाइक ये आप डायग्राम देख लें, ये एक हमारे पास ओपन सर्किट है, यानी कि जो आपको दो डार्ट से नज़र आ रहे हैं ये ओपन है, ये दोनों आपस में अटैच नहीं है, यानी कि क्लोज नहीं है। तो सपोज करें करंट जब यूं पॉजिटिव से या नेगेटिव से मूव करके आ रहा है तो आगे तो वो उसे रास्ता ही यानी कि वो है ही नहीं जिससे वो जाए। तो आगे से एक समझ लें कि एक बड़ा सा हर्डल आ गया है, एक 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 ऐसी चीज़ है, यानी कि सपोज कर लें कि यहाँ से बंदा गुजर के जा रहा है, आगे बीच में पानी है, अब वो बगैर यानी कि वो उस ब्रिज के नहीं पास हो सकता। तो यहाँ पर भी अगर बीच में खाली जगह है यानी कि वो चार्जेस मूव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आ गई है, रुकावट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ओपन सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा। इसकी रीज़न क्या हुई कि अब मैं बताता हूँ, व्हेन द स्विच ऑफ द सर्किट इज़ ओपन, जब वो ओपन है, देयर इज़ नो पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि कोई पाथ नहीं है चार्जेस के फ्लो करने के लिए। इसका मतलब चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं फ्लो कर पा रहे, उनसे जब रीज़न पूछी जाती है तो वो कहते हैं जी आगे रास्ता ही नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी यानी कि एक रेजिस्टेंस आगे आ गई है जी, यानी कि तो इस वजह से वो फ्लो नहीं कर पाए। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है।
अब इसी तरह आपने जहाँ पर ओपन लिखा था यहाँ पर सिंपल नीचे क्लोज लिख देंगे। व्हेन द स्विच ऑफ द सर्किट इज क्लोज, जब वो क्लोज होगा द चार्जेस कैन फ्लो, अब चार्जेस फ्लो कर सकेंगे इजीली इन इट, इजीली बड़ी आसानी से। सो वी कैन से दैट द चार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नियरली इक्वल टू जीरो। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, किसी चार्जेस फ्लो करने से मुराद ये है कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जब रुकावट नहीं है तो हम कह देते हैं जी कि रेजिस्टेंस, रुकावट को इंग्लिश यानी कि फिजिक्स की ज़बान में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इस मीन ज़ीरो है, यानी कि यूँ ये क्लोज सर्किट है, यानी कि क्लोज है, तो अब चार्जेस इजीली वो मूव कर सकेंगे वो हायर से लोअर की तरफ। तो इस तरह हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ठीक है, इस वजह से चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो ये था जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 4। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ये जैसा कि आप देखते रहते हैं कि परिंदे वगैरह वायर्स के ऊपर बैठते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब है बिजली से जो है ना वो आपकी जान चली जाना, ठीक है। तो अगर आप करंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है किसी भी चीज़ की तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि अ बर्ड, देखें अ बर्ड इज सिटिंग, परिंदा बैठा हुआ है ऑन अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, एक ऐसी उस वायर के ऊपर जिसमें बहुत ज़्यादा जिसका हाई वोल्टेज है, लेकिन बट इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, लेकिन इस किसी किस्म का उसे उसकी जो है ना उसे कोई मसला ही नहीं हो रहा, वो बड़े आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, वो नहीं यानी कि वो मर नहीं रहा। इसकी वजह क्या है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये आपका एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई, जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो उड़ते उड़ते क्या करता है, इट टच अनदर बर्ड, वो दूसरे बर्ड को टच कर देता है। दैट इज सिटिंग ऑन द सेकंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पोल, जो कि दूसरी लाइन पर दूसरी वायर पर बैठा हुआ है उसको टच करता है। नाउ इट इज़ हैवीली इलेक्ट्रोक्यूटेड, अब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है। इसकी रीज़न क्या है, वहाँ पर वो मर भी सकता है। तो इसकी रीज़न के दो केसेस है हमारे पास, एक में उसे कुछ भी नहीं हो रहा, दूसरे में उसे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, एक किस्म के वो मर जाता है। इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो आप देखें मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं कि जब वो एक ही बैठा होगा खुद तो उसे किसी किस्म का कुछ भी नहीं हो रहा, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, केस 1 को। देखें मैं कहता हूँ कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सिंगल वायर इज़ ज़ीरो। So if a bird is sitting on it, there is no potential difference across its feet and current does not pass through its body and thus not electrocuted। अब मैं आपको इसका मतलब क्लियर करता हूँ। देखें जब एक बर्ड एक वायर के ऊपर बैठा हुआ है, एक परिंदा यानी कि एक तार के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखें अब सपोज करें यूँ एक वोल्टेज मूव करके या करंट मूव करके आ रहा है, ठीक है। अब जो उसके फीट है ना दोनों यानी कि जो फीट हैं, अब करंट जो है सपोज करें कि मूव करते करते उसके अगर एक फीट में से मूव करता है तो दूसरे फीट की तरफ जाता है। अब दोनों फीट्स का जो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का सेम है। सेम होने की वजह से किसी किस्म का उसे नुकसान नहीं होगा, यानी कि उसमें से करंट जो है वो पास ही नहीं होगा। क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि करंट पास तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब दोनों फील्ड्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैं अभी आपको वो वाटर वाली एग्जांपल दे रहा था। जब सेम है तो उसमें से करंट पास ही नहीं होता। जब करंट पास नहीं होता तो उसमें से इसका मतलब है उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इस वजह से वो अगर बैठा भी हुआ है उसके ऊपर तो उसे कोई मसला नहीं होता। ये इसकी रीज़न है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसका सेम है दोनों फील्ड्स का, ठीक है। आप इसी तरह सपोज कर लें यही इसी यानी कि जो बर्ड की जगह लेट्स हो यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है। अब ये जो करंट मूव करके आता है यूँ बल्ब से गुजरता है, ये तो उसका फिर यानी कि जो है ना वो ग्लो भी करता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि एक तरफ पोटेंशियल जो है वोल्टेज हाई होता है और एक तरफ लो होता है, इस वजह से वो मूव कर देता है और वो ग्लो भी करता है। अब इस बर्ड का केस क्या है कि दोनों में दोनों इसकी जो फीड्स हैं वहाँ वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से उसमें से करंट पास नहीं होता और वो जब करंट पास नहीं होता तो उसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ। चलें सेकंड केस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आप बड़ा अच्छे से मैं आपको ये गाइड करूँगा कि इफ़ द बर्ड वांट्स टू फ्लाई, अगर वो उड़ना चाहता है, एंड टच अनदर बर्ड सिटिंग ऑन द सेकंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पोल, अब एंड इट वुड बी हैवीली इलेक्ट्रोक्यूटेड बिकॉज, देखें अब जब वही बर्ड उस एक तार के पर बैठा हुआ है और उड़ने की जब वो कोशिश करता है तो उड़ते हुए वो
यानी कि हल्का सा, यानी कि एक उस वायर के ऊपर बैठा हुआ भी और हल्का सा उसका जो फीदर है या पर है वो दूसरे बर्ड के साथ टच हो जाता है, अब वो जो है वो दोनों को नुकसान हो जाएगा, यानी कि दोनों मर भी सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है, आप ये एक डायग्राम देखें, ठीक है। मैं आपको ज़रा इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि ये जो जब वो टच करेगा दूसरे बर्ड को तो फिर इसमें क्या जो है ना वो ख़ास रीज़न आएगी। आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, सपोज़ करें ये दो वायर्स हैं, उनके ऊपर ये बर्ड्स बैठे हुए हैं। अब जब वो एक बर्ड जो है वो जो एक वायर के साथ टच कर रहा है वो उड़ते हुए दूसरे को भी टच कर देता है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे? आप सपोज करें एक वायर जो है वो हाई इसमें वोल्टेज है और दूसरे में थोड़ा सा कम है उसके मुकाबले में, तो अब क्या होता है, अब यूं ये टच करेगा दूसरे बर्ड के साथ तो अब उस करंट को एक पाथ मिल गया, यहाँ से हायर की तरफ से वो किधर मूव कर जाएगा, लोअर की तरफ। और अब बीच में किसके थ्रू मूव करके जाएगा? उसी बर्ड के थ्रू, क्योंकि अब बर्ड जो है उसका एक पार्ट यानी कि वो हायर पर है और उसी थ्रू उसका कनेक्शन बन गया है, सर्किट कंप्लीट हो गया है, वो दूसरे के साथ टच कर गया। अब करंट क्या करेगा, वो यानी कि हाई से किधर मूव करेगा, लो की तरफ मूव करेगा। तो इस दौरान यानी कि बीच में जो बर्ड है वो एज आ यानी कि पाथ बन गया, एज आ कंडक्टर बन गया। तो इस तरह जब उस करंट उसमें से पास होगा बर्ड में से, तब तो वो इलेक्ट्रोक्यूट होगा। तो ये इसकी रीज़न है, बिकॉज मैंने देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर्स, दो वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एंड द बॉडी ऑफ बर्ड एक्ट्स एज अ कंडक्टर, और जो बर्ड्स की बॉडी है वो एज अ कंडक्टर एक्ट कर रही होती है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू इट्स बॉडी इन दिस केस, इस केस में अब ज़्यादा करंट उसमें से पास होगा और वो इलेक्ट्रोक्यूट भी होगा। आप एक और डायग्राम भी देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है दो बर्ड ही हों। इस डायग्राम में देखें एक ही बर्ड है तो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। इसकी रीज़न क्या है? देखें, अब जब उसके फीट जो है वो एक वायर के ऊपर है और उसकी जो चोंच है वो दूसरी वायर के साथ टच कर रही है, अब क्या हुआ कि अब यहाँ से अब फीट का और चोंच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यानी कि एक वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लें ज़्यादा है और एक का कम है। अब करंट क्या करेगा, ज़्यादा से किधर मूव कर जाएगा, कम की तरफ। तो अब वो बर्ड जो है वो उसे अगेन वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। तो ये इसकी रीज़न है, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो कभी कभार बर्ड्स बैठते रहते हैं तो उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो उनको करंट लगता है और वो मर जाते हैं। तो करंट कैसे उनको लग जाता है, ये डायग्राम जो अभी देख रहे हैं ना, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो करंट जब हाई से वो लो की तरफ मूव करेगा चार्जेस, तो वो इस तरह फिर वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 5, you are given 5 resistances of different magnitude, but you are asked to form a circuit whose resistance is smaller than any given resistance. How can you make such circuit with given resistance? देखें, आपको 5 रेजिस्टेंस दी गई हैं, यू आर गिवन 5 रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, पांचों की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, फिर एंड यू आर आस्क्ड, और आपको कहा जाता है टू फॉर्म अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट बनाएं हुज रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो किसके मुकाबले में, देन एनी गिवन रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज जो आपको 5 रेजिस्टेंस दी गई हैं उन उसके मुकाबले में आपने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जिसकी रेजिस्टेंस उन पांचों से कम हो। लेकिन कैसे बनाएंगे आप देखें, पहला तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में लगानी है, ठीक है। तो इस तरह रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। कैसे होगी ये अब एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो जब आप बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, जब आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी मेड स्मॉलर, वो स्मॉलर हो जाएगी देन एनी गिवन रेजिस्टेंस। बट हाउ, कैसे देखें, आप सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ जाके प्रूव भी हो जाए कि सपोज वी हैव 5 रेजिस्टेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड, हमारे पास 5 रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड एक की 2 है, एक की 4 है, एक की 8 है। 2 का डबल कर दें 4 का डबल कर दें 8 और 8 का डबल कर दें 16 का इनका डबल कर दें 32, कोई भी ले सकते हैं। मैंने तो जस्ट एक मतलब कि डिजिट्स ले लिए, ठीक है। आप कोई भी 5 जो है वो मैग्नीट्यूड किसी भी तरह की ले सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब इन 5 मैग्नीट्यूड्स ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई हैं। अब हमने एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस इन सब में से कम हो। तो यहाँ पर 32, 16, 8, 4, 2, यानी कि सबसे जो कम है 2 से भी कम हो, ऐसा सर्किट हमने बनाना है। तो आप देखते हैं
ये बात आपने याद रखनी है कि पैरेलल आपने जो है ना कनेक्शन करना है, तो वी हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल, हम कनेक्ट पैरेलल इसको कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि आर वन ओवर आर इक्विलेंट, इक्विलेंट का मतलब है जो हमने सर्किट बनना है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी इन पांचों से वो कम होनी चाहिए। तो बाकी हम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पांच हैं, तो वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री प्लस वन ओवर आर फोर प्लस वन ओवर आर फाइव। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें। जैसा कि आपको वैल्यूज़ हमने लिखी थी 2, 4, 8, 16 और 32, आप कोई भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम इसका 32 आ जाएगा। ये मैंने साइड पे बता दिया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अब उम्मीद है बच्चों ये आपको एलसीएम आता होगा। इसी तरह ये 16, अब 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम जा रहा है, तो 16 प्लस 8 4 प्लस 2 प्लस 1 ये आपने कर लेना है। उम्मीद है आपको ये आते होगा एलसीएम लेना। तो जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये 31/32 आ जाएगा। इससे आगे जो स्टेप है देखें, 1/r इक्विलेंट, तो 1 आवर है ना, तो इसको जो 1/r है ना, तो r को आपने ऊपर लेके जाना है, तो 1 को नीचे ले आए, तो 1 को नीचे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी साइड भी इस तरह हो जाएगी, 32 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। जब आप 32 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो आपका आंसर आएगा 1.03। ये आपने जो सर्किट बनाया है उसकी रेजिस्टेंस है। आप देखें क्या ये जो रेजिस्टेंस है क्या उन पांचों से ज़्यादा है या कम है? कम है। यही हमने उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि आप ऐसा सर्किट बनाएं जिसकी रेजिस्टेंस इन पांचों के मुकाबले में कम हो। तो आप देख सकते हैं ये तो 1.03 है, जबकि बाकी तो 2, 4 और 8 वगैरह ये ज़्यादा है उनकी। सो हमने क्या किया, ये कैसे बनाया, हमने ये चीज़ याद रखनी है कि सिंस 1.03 ये इसका जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, ये स्मॉलर है देन एनी गिवन रेजिस्टेंस जो कि हमें दिए गए थे। देयरफॉर इसका इट इज़ कंक्लूडेड दैट, ये रिजल्ट आपका क्या निकला कि इन पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज रिड्यूस, कि आपने असल असल काम आपने क्या किया कि आपने उनको पैरेलल कनेक्ट किया, इस वजह से आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि यू आर गिवन एन वायर्स। एन वायर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा वायर्स को, ठीक है, इनफाइनाइट आप समझ लें। यू आर गिवन एन वायर्स यानी कि बहुत ज़्यादा आपको वायर्स दी जाती हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, और हर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो सपोज कर लें आर है, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम दीज वायर। हमने रेशियो देखनी है मैक्सिमम टू मिनिमम, क्या रेशियो हमारी बनती है, ठीक है। तो देखें पहले तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी n⁻², क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ वायर्स थी यानी कि बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि n का स्केयर हमने कैसे निकाली, तो बच्चों इसीलिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ क्वेश्चन को कि कैसे आता है ये सारा कुछ। देखें अब सबसे पहले यहाँ पर दो माय पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि एक बात हो रही है मैक्सिमम रेजिस्टेंस की और एक बात हो रही है मिनिमम रेजिस्टेंस की। तो पहले तो हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस को देखते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी फिर मिनिमम होगी, फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ही वो रेशियो आ जाएगी। तो पहले तो हम मैक्सिमम की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए सीरीज लगानी पड़ती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि मिनिमम के लिए पैरेलल और मैक्सिमम के लिए सीरीज। तो सीरीज़ का बच्चों आपको फार्मूला पता है ये कि आर इक्विलेंट, इसके साथ मैंने छोटा सा मैक्सिमम लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि जब हम सीरीज़ की बात करें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। अब हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एन है, एन का मतलब है जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि होंगे क्योंकि वायर्स बहुत ज़्यादा है। सो हम कह देते हैं कि जी इनकी रेजिस्टेंस जो अगर लेट्स 5 हूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 और R5 कर देते। अब चूँकि हमारे पास वायर्स बहुत ज़्यादा है, एन वायर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो अब यहाँ पर हम उनकी रेजिस्टेंस भी फिर क्या करेंगे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इस तरह अप टू सोन कर देंगे, इज इक्वल टू एन आर। एन आर का मतलब है कि ये हमारे पास जिनको हम आर प्लस आर ये आर ऐड कर रहे हैं, ये कितने आर हैं, एन आर। एन का मतलब है इनफिनाइट, बहुत ज़्यादा आर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इक्विवेलेंट जो होगी हमारे पास वो एन आर की इक्वल आ गई है, ठीक है। अब हम मिनिमम की तरफ आते हैं। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हम डिस्कस भी किया था ऊपर क्वेश्चन में कि मिनिमम के लिए पैरेलल आपने कनेक्शन करना है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए आपके पास ये फार्मूला है 1/r इक्विवेलेंट, ये साथ मैंने मिनिमम लिख दिया, इज इक्वल टू, आप देखें कोई हमारे पास एक लिमिटेड तादाद नहीं है कि 4 5 तो होते तो हम उसको R1 R2 कह देते, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं तो बस सिंपल 1/r प्लस 1/r इस तरह हम अप टू सोन करेंगे। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 1/r प्लस 1/r ये ऐड होकर कितने 1/r आएंगे, तो n 1/r आएंगे, n मतलब बहुत ज़्यादा आएंगे।
तो आप देखें वो चूँकि 1 आवर आर इक्विवेलेंट नीचे है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो 1 नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह एन आवर आर यानी कि आर ऊपर चला जाएगा और एन नीचे आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो मिनिमम वाली है वो आर ओवर एन आ गई है। अब हमारे पास मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। अब दोनों की रेशियो बनानी है। रेशियो चूँकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा था कि मैक्सिमम टू मिनिमम, इसलिए नाउ द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम इज़, ये हमने क्या किया जी, रेशियो यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो जो उसने मैक्सिमम क्योंकि कहा था, अगर वो मिनिमम टू मैक्सिमम कहता तो फिर हम इसको ऑपोजिट कर लेते। अब चूंकि उसने मैक्सिमम टू मिनिमम कहा हुआ है तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना, ये ना हो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए इस तरह तो आप उसको गलत ही कर दें। तो मैक्सिमम की वैल्यू एन आर थी और मिनिमम की वैल्यू आर ओवर एन थी। अब चूंकि ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसको मैं यूँ कर देता हूँ ताकि इस सिंबल से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है कि एन आर डिवाइड हो रहा है आर ओवर एन से। तो जब बच्चों हम डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है। अब एन ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, आर और आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एन और एन ये एन का स्केयर आ जाएगा। तो ये देख लें अब रेशो क्या बनी, एन का स्केयर। यही मैंने ऊपर पहले स्टेटमेंट में कह दिया था कि रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस इज़ एन स्केयर। अब उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे एन स्केयर आता है। अच्छा जी बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको तमाम लेक्चर्स मिलते रहेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मैं तैयारी करवाऊंगा। एक एक चीज़ SLOs बेस्ड क्वेश्चन भी आगे अपलोड किए जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट, और इसी तरह सेकंड है वो 200 वाट और उसके लिए वोल्टेज भी 220 है। हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ, उसकी भी लेंथ बिल्कुल सेम है। विच बल्ब विल हैव थिकर फिलामेंट। देखें दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब्स हैं, एक 100 वाट वाला है और एक 200 वाट वाला है, ठीक है। अब जो दोनों के अंदर टंगस्टन फिलामेंट है उसकी लेंथ भी सेम है, लेकिन पूछा ये जा रहा है कि कौन सा फिलामेंट थिकर होगा, यानी कि थोड़ा मोटा समझना होगा। तो कैसे पता चलेगा, चलें मैं आपको डायरेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ। आप ना ये जगह छोड़ दिया करें, पहले उसको एक्सप्लेन किया करें, फिर जो रिजल्ट आता है उसको टॉप पे लिख दिया करें। देखें 200 वाट बल्ब विल हैव थिकर फिलामेंट। 200 वाला दो देखें, दो है, एक 100 वाला है, एक 200 वाला है। जो मैं कह रहा हूँ जो 200 वाला है ये इसका जो फिलामेंट है वो थिकर होगा, थिक होगा। 200 वाट बल्ब विल हैव थिकर फिलामेंट बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ नहीं आई होगी कि डायरेक्ट मैंने कैसे कह दिया जी कि उसकी रेजिस्टेंस 200 वाले की कम है, कैसे पता चल गया हमें। देखें अगर मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ, अब रेजिस्टेंस कैसे उसकी कम मैंने कह दिया कि उसकी रेजिस्टेंस कम है, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक पॉइंट इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, आप देखते जाएं। अब मैं कहता हूँ कि जी जो 200 वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है। चलें मान लेते हैं, सपोज कर लें, चलें बताऊँगा कैसे, लेकिन सपोज कर लें जी ठीक है जी, मान लेते हैं कम है। अगर रेजिस्टेंस कम हो तो ये आपको देखें एक रिलेशन है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इट्स मीन उसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि एक चीज़ कम दूसरी फिर ज़्यादा होगी। इनवर्स में तो यही होता है। अगर रेजिस्टेंस उसकी कम है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। अब एरिया ज़्यादा होने से मुराद ये है कि वो चीज़ थोड़ी बड़ी है, ठीक है, वो चीज़ मोटी है। तो इसी को तो हम कहते हैं थिक, वो चीज़ थिक है। थिक मीन मोटी है, उसका एरिया ज़्यादा है। जो चीज़ बड़ी हैवी मोटी हो, अब वो कम जगह कवर करती है या ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा इसका मतलब है कि अगर वो उसका एरिया ज़्यादा है तो इट्स मीन वो थिक है। अब देखें, अब हमने ये कह दिया है कि हाँ जी ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो इट्स मीन उसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा होने से मुराद ये है कि वो थिक है। ये बात समझ आ गई। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये हमें कैसे पता चल गया कि जो 200 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस लो है। अब पहले तो इस पॉइंट को प्रूव कर दें कि रेजिस्टेंस वाकई इसकी लो है, फिर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर उसकी ये बात प्रूव होगी ना कि रेजिस्टेंस वाकई लो है तो फिर वाकई उसका एरिया ज़्यादा होगा। जब एरिया ज़्यादा होगा तो इट्स मीन वो थिक है। अब हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो है। तो देखें अब हम दोनों बल्ब्स की जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो देख लेंगे किसकी ज़्यादा है किसकी कम है।
सिंस वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर पावर का जो रिलेशन है यूज़ हो रहा है, वाट वाट किसी यूनिट पावर, और वोल्टेज भी हमें गिवन है, और रेजिस्टेंस का भी जिक्र हो रहा है। तो इन तीनों का रिलेशन का जो एक फॉर्मूला है हमारे पास वो है जी P इज इक्वल टू वी स्केयर आवर आर। और यहाँ से हमने क्योंकि रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही तो हम देखना चाह रहे हैं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसकी कम है, क्योंकि सारी गेम यहाँ पर रुकी हुई है कि अगर ये डिक्लेयर हो गया वाकई इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इट्स मीन फिर इसका एरिया ज़्यादा होगा और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जी फार्मूला आ गया कि आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी। ठीक है, आर को ऊपर ले गए और पी को उधर नीचे ले आए। अब हम दोनों बल्ब्स की अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब्स, और इसी तरह हमने साइड पे लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट। दोनों का मुकाबला होने लगा है जी, देखते हैं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। और हमने ऊपर ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि जो 200 वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो देखते हैं, ये जी हमारे पास फार्मूला है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं मैंने आर 100 कर दिया। ये 100 से मुराद 100 वाले का जो 100 वाला जो बल्ब 100 वाट वाला, ठीक है। और जो 200 साथ इसलिए लिख दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये 200 वाले की बात और 200 वाट वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों की रेजिस्टेंस देखते हैं। तो वी जो है वो दोनों के लिए ऑलमोस्ट 220 था, तो 220 और ऊपर आप इसका स्केयर कर देंगे दोनों साइड पे आप देखें। और पावर जो है आप ज़ाहिर सी बात है, एक की पावर 100 है और दूसरे की 200 है, 100 वाट और 200 वाट। तो ये मैंने 100 वाले के लिए 100 वाट लिख दिया और 200 वाले के लिए 200 वाट कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 220 का आप स्केयर लेंगे दोनों तरफ, तो देखें ये 48 400 आ जाएगा और नीचे एक के 100 है और दूसरे के 200 है। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 वाला का जो था उसकी रेजिस्टेंस आ रही है 484 और जो 200 वाला है उसकी रेजिस्टेंस आ रही है 242। अब आप खुद बताएं कि इसकी रेजिस्टेंस कम है। जो ये रिज़ल्ट ये डिक्लेयर हो गया जी कि जो 200 वाट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम है। अब इसका मतलब है अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है, ऊपर देखें अगर रेजिस्टेंस कम है तो इट्स मीन उसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इट्स मीन वो एरिया ज़्यादा, एरिया जिस चीज़ का एरिया ज़्यादा हो यानी कि वो चीज़ थोड़ी बड़ी है। बड़ी चीज़ से मुराद वो थिक है। तो बड़ा आसानी से हम कह सकते हैं कि एज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ। सो देयर फॉर स्मॉलर द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस स्मॉलर होगी तो लार्जर विल बी द एरिया, एरिया लार्जर होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो दस इज कंक्लूडेड दैट 200 वाट बल्ब विल हैव थिकर फिलामेंट। तो इसका जो एरिया जो थिक यानी कि फिलामेंट उसका होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने से मुराद यही है कि वो थिक है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। अच्छा, ये बाय मिस्टेक में ना क्वेश्चन 8 की जगह 9 लिखने लगा था, तो चले अब ये हमारे पास ही क्वेश्चन 8 है कि वाई आर वी एडवाइज नॉट टू टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड, फर्स्ट ड्राई योर हैंड। देखें वो ये कह रहा है वाई आर वी एडवाइज, हमें ये क्यों नसीहत की जाती है, हमें क्यों कहा जाता है नॉट टू टच, नॉट टू टच, टच ना करें किसको जी, इलेक्ट्रिक स्विचेस को। इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनको टच ना करें विद वेट हैंड। वेट मीन गीले। अब जब आपके हाथ गीले हों, जब आपके हाथों के साथ पानी लगा हो तब आपने टच नहीं करना। फर्स्ट ड्राई योर हैंड, ड्राई मीन खुश्क करें। फर्स्ट पहले आप अपने हाथ को खुश्क कर लें फिर जो है वो टच करें। ये हमें ये क्वेश्चन है। तो देखें आप घरों में आप सपोज कर लें, थोड़ा फिजिक्स को छोड़ के आप जैसे अपने माइंड से सोचें, जब हमारे हाथ गीले हों तो हम यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को, वायर्स को टच नहीं करते, क्योंकि ये हमें कहा जाता है। आप सपोज करें आपको नहीं पता, बस पता है जी टच नहीं करना, लेकिन रीज़न नहीं पता। तो आज आपने ये रीज़न भी जाननी है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। इवन के जो कह रहे होते हैं टच नहीं करना, उन्हें भी रीज़न नहीं पता होती, ठीक है, बस कह देते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है कि क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम टच कर देते हैं तो क्या होगा। तो आज देखते हैं ये डिटेल सारी। तो देखें, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि विद वेट हैंड्स देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट वी माइट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड आपको मतलब मैं समझा चुका हूँ, बिजली से, लाइट से, यानी कि जब आपकी जान चली जाए। अच्छा, वो कहता है जी विद वेट हैंड्स देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट वी माइट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, हम इलेक्ट्रोक्यूटेड हो सकते हैं। बिकॉज क्यों जी, इम्प्योर वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट,
क्योंकि जो इम्प्योर वाटर होता है वो एक अच्छा मौसल है, यानी कि इसमें से अच्छी ये लाइट जो है करंट पास हो सकता है। जितना भी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्प्योर 100% प्योर नहीं होता है, कि इसमें कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटीज़ भी जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो आप देखें, अब कैसे आप सोच रहे होंगे अभी सही प्रॉपर समझ नहीं है, तो अब आपको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड विद वेट हैंड्स। पहले तो ये आपको कहा जाएगा कि आपने वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, किसी भी वायर को इवन कि आपने टच नहीं करना, चलाना नहीं, ऑपरेट नहीं करना, बिकॉज वेट हैंड सर्व एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो वेट हैंड्स हैं वो यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कैसे, देखें, अब आपको मैं कहता हूँ कि जब आप यानी कि आप किसी स्विच को अपने लेट्स तो आपके हैंड गीले हैं, आप किसी स्विच को हाथ लगा देते हैं, अब वो स्विच से जो करंट है वो आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में सपोज करें पानी है, वो पानी के थ्रू आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो पानी के थ्रू जब आपकी तरफ आएगा तो आप में जब करंट आएगा तो आप खुद देख लें आप इलेक्ट्रोक्यूटेड होंगे कि नहीं होंगे। सो ये रीज़न है, सो द पर्सन मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। Thus, it is advised that do not touch electric switches with wet hands and first dry your hands। तो ये थी जी रीज़न बच्चों कि अब जो, क्योंकि वेट हैंड जो पानी है वो एज अ कंडक्टर काम करेगा, यानी कि करंट स्विचेस, और आप सपोज कर लें दो चीज़ें, एक स्विच है और एक आप हैं। आप स्विच के पास अगर आप खड़े हैं तो आपको कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर बीच में अगर आप उसको अपने हाथ से यूं स्विच को टच करते हैं, अब आपका एक कनेक्शन बन जाता है। वो स्विच से जो करंट होगा वो आप, क्योंकि आप पानी भी है तो पानी के थ्रू यानी कि वो आपके हाथ पर आएगा और इस तरह आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा और आप जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगेगा, तो आप इस तरह आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों ये किसी सूरत ये काम नहीं करना। तो इस तरह बहुत सी जो है वो डेथ्स हो चुकी हुई हैं, तो इस चीज़ से आपने जो है वो ख्याल रखना है। तो देखिए हमारा चैप्टर भी यही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसी को ही हम स्टडी कर रहे हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो यही तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर स्टडी करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इनका मकसद ही यही है कि आपने क्या सीखा इनसे। अगर आप कुछ सीख के अपनी रियल लाइफ में इनसे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, कुछ जैसे ये आपने क्वेश्चन स्टडी किया, इससे इसको आप अपने माइंड में अगर अभी रखें और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, तो उम्मीद है कि फिर आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है जी कि वाई इज़ इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयर फुटेड। देखें, अब आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा वायर्स की टाइप्स भी होती हैं, लाइव वायर्स है, दूसरी भी हैं। तो वाई इज़ इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर, लाइव वायर को टच करना क्यों डेंजरस है, वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयर फुटेड। देखें बच्चों, जो लाइव वायर का मतलब है उसमें करंट लाइव है। आप यूँ समझने के लिए कह दें कि जो ऐसी वायर जिसके अंदर करंट चल रहा है, करंट मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं लाइव है जी करंट उसके अंदर, यानी कि लाइव वायर। आप उस बस समझने के लिए आप कोई माइंड में बनाए इस तरह, ताकि आपको माइंड में थोड़ा इमेज बन जाए। लाइव वायर का मतलब उसमें करंट मूव कर रहा है। अब आपके लिए उसको टच करना डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? वो कहता है वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयर फुटेड। बेयर फुटेड का मतलब है नंगे पाँव, आपने पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ, अब वो आपके लिए डेंजरस है। क्यों? इसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी रीज़न यही है, देखें, इट इज़ डेंजरस टू टच अ लाइव वायर वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयर फुटेड बिकॉज करंट कैन ईजीली पास थ्रू योर बॉडी टू अर्थ। क्योंकि करंट आसानी से स्विच से या किसी भी तार से आपके थ्रू ज़मीन में चला जाएगा एंड यू विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। देखें, ये तो बड़ा सिंपल आंसर है। जो बच्चे शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख के ठीक है गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे बता दूं आपको मार्क्स आपके कैंसिल हाउस हो सकते हैं अगर वो साथ आपको कह दे कि जी एक्सप्लेन भी करें तो देखें अब कैसे हो रहा है कि जी करंट लाइव वायर से, यानी कि अब देखें मेन क्या चीज़ है कि करंट लाइव वायर से अर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बीच में आप हैं, ठीक है। तो अगर आप यानी कि अब उस तार को या लाइव वायर को टच करते हैं तो अब वो करंट उस तार से आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में आ जाएगा। अब अर्थ में ही वो क्यों आना चाहता है? क्योंकि जो ज़मीन है, अर्थ है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट हम कह देते हैं बहुत कम है, लो। अब जो लाइव वायर है उसमें वोल्टेज ज़्यादा है और अर्थ में वोल्टेज सपोज कर लें ज़ीरो है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, हायर से लोअर। अब करंट क्या करेगा, वो हायर से किधर जाने की कोशिश करेगा, लोअर की तरफ, यानी कि लाइव वायर से अर्थ की तरफ। लेकिन वो ऐसे तो नहीं जा सकता।
आप बीच में आप आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, उस लाइव वायर को टच करते हैं और आप खड़े भी ज़मीन के ऊपर हैं। आपका कनेक्शन अर्थ के साथ भी है और लाइव वायर के साथ भी हो गया। अब करंट क्या करेगा, हाई से किधर मूव करेगा, लो की तरफ, यानी कि वो उसका रास्ता कौन है, यानी कि बीच में पाथ कौन बन गया, आप बन गए, आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी में से करंट पास होगा तो आप देख लें फिर क्या होगा। ये क्या आपके लिए डेंजरस नहीं है? तो डेंजरस है बच्चों। द अर्थ इज़ अ बैड कंडक्टर। अर्थ वैसे बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर होने की वजह से देयर फोर हम कहते हैं कि इट्स पोटेंशियल इज टेकन टू बी ज़ीरो। अब अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। अब जो लाइव वायर है, अब उसमें तो करंट अच्छा खासा है, अब इसका मतलब है उसका पोटेंशियल बड़ा हाई है। अब हाई से वो लो की तरफ आएगा। नो व्हेन यू टच अ लाइव वायर हुज पोटेंशियल इज हाई, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यू आर क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग अ पाथ टू करंट फ्लो, और करंट को एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो हाई से बड़ी आसानी से अब लो की तरफ आएगा। सिंस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा, ह्यूज का मतलब है बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, काजिंग डैमेज टू योर बॉडी, आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, एंड मे बी फैटल समटाइम्स, जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी इसकी रीज़न। उम्मीद है बच्चों यहाँ पर भी देखिए मेन कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला यूज़ हुआ है कि दो चीज़ें, एक लाइव वायर है और एक अर्थ है। अर्थ का पोटेंशियल जो है वो कम है और लाइव वायर का पोटेंशियल ज़्यादा है। अब करंट ज़्यादा की तरफ किधर मूव करेगा, कम की तरफ, लो की तरफ, और लेकिन उसे बीच में कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब आप क्या करते हैं, उस वायर को टच करते हैं, तो आप टच कर रहे हैं, इसका मतलब है ये और आपके फीट जो है, पाँव जो है वो ज़मीन के साथ हैं, तो ये एक कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरह करंट फिर वो हाई से लो की तरफ आता है और उसका एज आप जो है बीच में कंडक्टर काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है और ये डेंजरस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों हमारे पास 10। इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। समटाइम्स इफ़ योर वन ऑफ द कार्स हेड लैम्प्स इज़ burnt or not working but second lamp still gives light, what do you conclude about connection of headlamps from this observation? देखें, वो कहते हैं sometimes, यानी कि कभी कभार, if your one of the car's headlamps is burned or not working, यानी कि आपकी जो कार है उसके दो लैंप हैं, हेड लैंप जिनको आगे वाले जो हैं, अब दोनों में से एक जो है वो किसी तरह डैमेज हो जाता है, बर्न हो जाता है, या वर्क काम नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ही लाइट जस्ट ऑन है, दूसरी जो है वो ख़राब है, इसी तरह अगर हो जाता है तो वो कहता है कि बट सेकंड लैम्प स्टिल गिव्स लाइट, दूसरा लाइट दे रहा है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट कनेक्शन ऑफ हेड लाइट्स फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? इस ये जो आपको एक फिनोमेना नज़र आया कि एक लाइट ठीक है ख़राब हो गई लेकिन दूसरी फिर भी अभी तक लाइट दे रही है, चल रही है, ऑन है, तो इससे आपको क्या समझ आई है कि इसमें जो लाइट्स का कनेक्शन हुआ हुआ गाड़ी में वो किस तरह का कनेक्शन है? तो बच्चों ये आप माइंड में रखेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको ना वो पैरेलल और सीरीज़ के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ याद रखें कि दी हेड लाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल हैं। पैरेलल में ये क्या मतलब, ये है कि अगर एक लाइट अगर किसी तरह वर्क नहीं कर रही है, वो डैमेज है, कोई किसी भी तरह वो ख़राब हो जाती है, तो बाकी किसी भी कंपोनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका कनेक्शन ऑलरेडी उसके साथ होता है। तो पैरेलल में तो यही होता है कि जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इस वजह से द हेड लाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स वाई व्हेन द फिलामेंट इन वन ऑफ हेडलाइट बर्न्स आउट, अगर वो बर्न हो जाता है, द अदर हेडलाइट स्टेज ऑन, वो दूसरी फिर भी ऑन रहती है। ये आपका डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर है। जो बच्चे शॉर्टकट लिखना चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फिर एक्सप्लेन भी करना होता है। अब देखें, इन पैरेलल सर्किट व्हेन एनी ऑफ द कंपोनेंट इन सर्किट डैमेज और स्टॉप वर्किंग, अगर पैरेलल वो सर्किट बना हुआ है तो पैरेलल में ये होता है कि अगर एक कंपोनेंट यानी कि एक लाइट अगर किसी तरह डैमेज हो जाती है या काम करना छोड़ देती है, तो अदर कंपोनेंट परफॉर्म देयर वर्क विदाउट एनी हर्डल, बगैर किसी मुश्किल के बाकी कंपोनेंट अपना काम करते रहते हैं। दिस इज़ नॉट द केस विद सीरीज कम्बिनेशन, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में क्या होता है कि वेयर इफ़ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट कंपोनेंट डैमेज, अगर एक डैमेज हो जाए देन होल सर्किट बिकम्स यूजलेस, तो पूरा सर्किट जो है वो
बेकार हो जाता है। तो बच्चों आप अभी मुझे ये बताएं, जो आपके घर में जो कनेक्शन हुए होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो पैरेलल होते हैं या सीरीज में होते हैं? क्योंकि अगर एक बल्ब या एक कोई चीज़, पंखा या कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है? तो आपका आंसर होगा जी नो, ऐसा तो नहीं होता। इट्स मीन आप फिर बताएं कि क्या वो पैरेलल है या सीरीज़ है? तो इट्स मीन आपके जो घर में जितने भी कनेक्शन हुए हैं वो सारे पैरेलल होते हैं। पैरेलल से मुराद ये है कि अगर एक बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है तो बाकी जो है वो प्रॉपर सारे चल रहे होते हैं। तो ये इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शंस। सो इसी तरह जो कार के अंदर हेडलाइट्स हैं उनका भी कनेक्शन ऐसे ही पैरेलल होता है। सो द कनेक्शन ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ अ कार इज़ पैरेलल लाइक ऑल द कनेक्शन इंस्टॉल्ड इन योर होम, इन आवर होम। जैसे हमारे घर में, मैं आपको यही बात बता रहा था, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या था, उसने जस्ट ये पूछा था कि जी कनेक्शन क्या है, क्या वो पूछना ये चाह रहा था कि पैरेलल है या सीरीज है? तो हमने उसे आंसर कर दिया पैरेलल और एक्सप्लेन भी कर दिया पूरा कि क्या इसमें प्रोसीजर हुआ है सारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, शो दैट वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वाट, SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ये मैथमेटिकली भी आ सकता है, मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि ये मैथमेटिकली कैसे पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले देखें, वो कहता है शो दैट वोल्ट एम्पेयर, दो चीज़ें, वोल्ट मीन V और एम्पेयर मीन A। वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल, वोल्ट एम्पेयर इक्वल है किसके? वाट के, जो कि SI यूनिट है पावर का। कैसे, ये देखें। आपको बच्चों अगर पावर की बात हुई है तो आपको पावर का फॉर्मूला आता होगा P इज इक्वल टू W/T। अब W बच्चों आपको पता है वो इक्वल होता है QV के, ये मैंने साइड पे लिख दिया, W इक्वल है QV के, QV/T। अब यहाँ से अगर आप Q/T को अलग से कर लें और V को अलग कर दें, अब ये जो Q/T है ये किसके इक्वल होता है? ये करंट के इक्वल होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं करंट इक्वल होता है चार्जेस ओवर टाइम, ये Q/T। अब P इज इक्वल टू IV। ठीक है, इसको आप याद करने के लिए VIP भी कह सकते हैं, बस याद करने के लिए। अब अगर इनके हम यूनिट्स लिखें, ठीक है, इन SI सिस्टम पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। और I मीन करंट, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। और V मीन वोल्टेज, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स। तो इसको अगर मजीद में थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो वाट इज इक्वल टू वोल्ट को मैं पहले लिख देता हूँ और एम्पेयर को बाद में, और इसी को मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूँ, वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वाट। तो यही आपकी स्टेटमेंट है। तो देखें आप स्टेटमेंट में कह रहा है वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वाट, वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वाट। ये देखें वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल का साइन है, आगे वाट है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, और ये आपको मैथमेटिकली भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि वोल्ट और एम्पेयर लिख के और आगे वाट का सिंबल लिख दे, वो कह जी कि इसको प्रूव करें। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है। तो बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये था जी बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। किसी किस्म की कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हुई तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।